तो हम वो मूल निवासी हैं जो इस धरती पर 65,000 सालों से रह रहे हैं। त्योहार का मतलब है न मैं आपकी पूजा करता हूँ, न किसी देवता की पूजा करता हूँ, मैं इस प्रकृति की पूजा करता हूँ। सब एक है, सब भाई हैं। हमारा विरोध किसी जाति या धर्म से नहीं, मूल निवासी का विरोध है मनुवादी मानसिकता से। अगर मंडल कमीशन लागू होता तो ओबीसी समाज को 52-55% आरक्षण मिलता। प्राइवेट जॉब में आपको आरक्षण मिलता है। आजादी के 42 साल तक हमारी सरकारें सोती रही, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पे एट्रोसिटी को किसी को कोई उसकी चिंता नहीं थी, ना जाति जनगणना है, ना रिप्रेजेंटेशन का कोई हमारा डेटा है। फिर भी माननीय कह रहे कि हमें बताया होमोजीनियस ग्रुप नहीं। अब इनमें सब डिवीजन करो। लेकिन जब मैंने आपसे कहा जय भीम के बारे में हमें बात करेंगे, सबको सब कुछ पता है। जब मैं बोलता हूँ जय भीम तो शब्द के मायने समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में बहुत पीछे। आज से 65,000 साल पहले मानव का उद्भव हुआ। अफ्रीका में निएंडरथल से सेपियंस बना और वो सेपियंस अफ्रीका से होते हुए मध्य एशिया से होते हुए हिंदुस्तान और बाकी पूरे महाद्वीपों में फैले। तो हम वो मूल निवासी हैं जो इस धरती पर 65,000 सालों से रह रहे हैं। मात्र 3,000-4,000 सालों पहले मध्य यूरोप से एक रेस हिंदुस्तान में आई जिसको हम आर्यन रेस कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट उसको प्रोटो यूरेशियन, प्रोटो यूरोपियन रेस बोलते हैं। वो अपने साथ एक भाषा लाए जिसको हम प्रोटो यूरोपियन भाषा कहते हैं, जिसकी डिसेंडेंट संस्कृत, हिंदी और दूसरी भाषा। हम मूल निवासी जिनका रंग काला है, स्वस्थ है, सुदृढ़ है, हम इन आर्यनों के द्वारा उत्तर से दक्षिण दिशा में खदेड़ दिए गए। जब आर्यनों ने देखा कि मूल निवासी बहुत ही संपन्न है, स्वस्थ है, श्रेष्ठ है और यहाँ की प्रकृति बहुत ही ज्यादा फलफूली है, तब उन्होंने मूर्खता अपनाई और कहा ब्राह्मण मुखस्य जायते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं काल्पनिक देवता के मुख से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आपको आपके मन में एक निष्ठता का निष्ठा का बीज बो दिया गया जो आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं है। बस उसी अगर हम बीच से उसी मानसिकता से हम निकल जाए तो हमारे इस अधिवेशन का पूर्ण सफलता हो जाएगी। जब मैं बोलता हूँ जय जोहार, तो जय जोहार शब्द का मतलब सीखना बहुत जरूरी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अभिवादन का शब्द है जोहार। जोहार का मतलब है न मैं आपकी पूजा करता हूँ, न किसी देवता की पूजा करता हूँ, मैं इस प्रकृति की पूजा करता हूँ। तो हमने अभिवादन के शब्दों को ठीक कर जय मूल निवासी, जय जोहार। जब मैं बोलता हूँ जय भारत, तो जय भारत का मतलब है हम सब बात में हैं, सबसे पहले भारत। हम सब एक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मूल निवासी सब एक हैं, सब भाई हैं। हमारा विरोध किसी जाति या धर्म से नहीं, मूल निवासी का विरोध है मनुवादी मानसिकता से। ब्राह्मण जाति में एकता के सिद्धांत को मानने वाले करोड़ों लोग और हमारे मूल निवासी में मनुवाद को मानने वाले उनसे ज्यादा लोग। तो हमारे विरोधी हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग। बहुत कम शब्दों में बताता हूँ, इस देश में जब इस मनुवादी विचारधारा का राज रहा है, 18वीं सदी में पेशवा राज को हम याद करें, आपको अपने कमर में झाड़ू बांधना था और गले में भांडी रखना थी ताकि उन पर हमारी छाया ना पड़ जाए, हमारी धूल जब पैरों से उड़े तो उन तक न पड़े। हमारी बहनों को, माताओं को, मैं जो शब्द कह रहा हूँ आप उसको पैड पे लिख लें, घर जाके गूगल करें, एक भी अगर शब्द डेटा गलत निकल जाएगा तो आप जो भेजने में मान जाएंगे। एक प्रथा है, उसको कहा जाता है मुलक्करम। मेरठ मलाबार क्षेत्र में था जहाँ स्त्रियों को अपना उत्तरार्ध भरने का अधिकार नहीं था, उसको कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो वो मनुवादी विचारधारा से हम लड़े। सन 1835 में अंग्रेज, मैं धन्यवाद करता हूँ उन अंग्रेजों का जिन्होंने गंगा दान की प्रथा खत्म की।
जब मनुवादियों ने देखा तो ये मूल निवासी तो ये बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक शक्ति है, बिना कुछ खाए पिए इतनी सुडौल है, तो उन्होंने कहा कि इनका जो पहला बेटा है उसको हम गंगा में बहाने की बना दें। तो 1835 में अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा किया गया। पहला बेटा हमेशा स्वस्थ शारीरिक रूप से सुंदर स्वभाव होता है, उसको गंगा में बहा दिया जाता था। तो लेकिन मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली देश है तो वो आप हैं, मूल निवासी। आप क्यों हैं सबसे शक्तिशाली देश? सबसे, आप समझिए इस बात को। यही आर्यन जो हमारे यहाँ 4000 साल पहले आए, 400 साल के बाद समुद्र के रास्ते से अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए। अमेरिका में आज मूल निवासियों की जनसंख्या है 3.84%, न्यूजीलैंड में है 16% और ऑस्ट्रेलिया में है 3%। सिर्फ हम हैं जो 4000 साल से इन विदेशियों के, मनुवादियों के होते हुए भी 90%। उन्होंने कितना हमारे को मारा, हमारी पूरी हम पे बीमारियां दी, उसके बाद भी हम बचे रहे। हम 90% हैं, बहुजन हैं इस देश में, हम राज करेंगे। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं संविधान पे आता हूँ। वो है भारत का संविधान। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 12 से लेकर 20 तक पढ़े। मैं 2 आर्टिकल आपके सामने करता हूँ। आर्टिकल 15 जो आपको बोलता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति बोलती है कि ये बहनों आप इसको जरूर पढ़ें। मनुस्मृति बोलती है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं रखना। सिर्फ संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है महिलाएं और पुरुष बराबर। आर्टिकल 16 समानता का अधिकार। 16 में जब संशोधन किया गया 4 बार, तो उसमें पदों में नियुक्ति का अधिकार। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, छुआछूत से मुक्ति का अधिकार। आर्टिकल 19 बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर पढ़िए। 4 उपखंड हैं इसके, जिसमें आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ स्पीच के वजह से। आप कई लोग डरते हैं कि मूल निवासी संघ है, से है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपने कैसे यूनियन बना दिया, आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी कि आपकी नौकरी खा लेंगे। आप नहीं खा सकते हैं। संविधान 19 गौ हमें कहता है आप यूनियन बनाओ, आप संघ बनाओ। हर फैक्ट्री में मजदूर कर्मचारी अपने संघ बनाए। संविधान आपको इसकी इजाजत देता है। टाटा कॉलेजर, जब आजादी में आए, आजादी के बाद टाटा कॉलेजर कमीशन बनाया गया, जिसने 70% रिजर्वेशन की बात की। अभी सबने हमको बताया मंडल कमीशन। मैं बोलता हूँ मंडल कमीशन कभी लागू नहीं होगा। अगर मंडल कमीशन लागू होता तो ओबीसी समाज को 52-55% आरक्षण मिलता। अगर मंडल कमीशन लागू होता तो प्राइवेट जॉब में आपको आरक्षण मिलता। अगर मंडल कमीशन होता तो रोस्टर सिस्टम सही से रहता। तुरंत आते हैं अपनी विधायक कार्यपालिका न्यायपालिका पर। ये न्यायपालिका जो बनाई गई थी संविधान की रक्षा के लिए, एक वो जमाना था। मैं आज नमन करता हूँ मेरे पूज्य है जस्टिस जगमोहन सिन्हा। 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने आदेश दिया और इंदिरा गांधी, ये वो दौर है दोस्तों जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा था। इंदिरा गांधी को इनवैलिड किया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आपने मेल प्रैक्टिस किया। मेल प्रैक्टिस क्या किया? इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस सिर्फ इतना किया था, एक जिप्सी, एक गवर्नमेंट की जीप को इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में लगाया और जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। इसको जो शिक्षाविद हैं वो बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ जस्टिस, गोल्डन एज ऑफ इंडियन जुडिशरी। लेकिन आज के माननीयों को सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। एक सीजीआई साहब हैं, साहब इनका रिटायरमेंट था 17 नवंबर 2019 को। रिटायरमेंट के 8 दिन पहले साहब सबसे बड़ा एक डिसीजन देते हैं और देश में मंदिर बनता है। आजाद भारत का लैंडमार्क डिसीजन, हालांकि इसका कोई राजनीतिक और सामाजिक हुआ नहीं। और रिटायरमेंट के 4 महीने बाद साहब को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। क्या इस डिसीजन पर, निष्पक्षता पर आप यकीन कीजिएगा, आप नहीं कर सकते।
आजादी के 42 साल तक हमारी सरकारें सोती रही, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एट्रोसिटी को किसी को कोई उसकी चिंता नहीं थी। सन 1889 में जाकर के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST एक्ट बना। अब ये डेटा को ध्यान से सुनिएगा साहब, 2016 में 11,007 केसेस प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST एक्ट में केसेस किए गए, जिसमें मात्र 635 गलत पाए गए। 11,000 केसेस पाए गए, 635 गलत पाए गए, जो 8% है। और 8% केसेस में माननीय कहते हैं कि भाई SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और SC/ST एक्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। जो नॉन वेलेबल क्राइम से क्रिमिनल जेल का दे दिया गया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और वही माननीय ये नहीं देखते हैं कि NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो डेटा है, 15.4 केसेस में केवल सजा हुई, यानी कि बचे हुए 75% केसेस का कुछ नहीं। तो साहब अच्छा, और आगे आइए, तो मंडल जी की कृपा हुई और देश में ओबीसी समाज को उनका अधिकार अधूरा लेकिन अधिकार मिला। उसके बाद अब हमने ये सोचा कि कैसे हम जो अधिकार दे दिए इसको खत्म करें। बहुत ही संक्षिप्त में आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। 1992 में इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रमोशन के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। गवर्नमेंट ने 1995 में 77वां संशोधन किया। उसके बाद उसको रिजर्वेशन का अधिकार दिया गया, जिसको समान अधिकारों का नहीं माना गया, 2004 किया गया। अगले ही साल तुरंत माननीय जाट जाते हैं, लेकिन इसमें क्यों जाते? और अगले ही साल अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में उन्होंने सीनियरिटी को खत्म कर दिया कि भैया अगर आप पहले भी सीनियर हो चुके हैं तो इधर पे जो जूनियर है उसी को सीनियर माना जाएगा। गवर्नमेंट ने फिर संशोधन किया, 85 संशोधन किए, लेकिन फिर भी 2006 लादा करते स्टेट ऑफ इंडिया और फाइनली 2011 में माननीयों ने शुरू करके प्रमोशन में रिजर्वेशन फिर खत्म किया। गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन का डेटा था, पता नहीं कहां का डेटा था, जो उनको कभी नहीं दिया गया, जिसके आधार पर उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया है। ठीक है जी। और ये कहा गया कि राज्य सरकारों ने रिप्रेजेंटेशन का डेटा नहीं किया, इस वजह से हम इसको खत्म कर रहे हैं। फिर अचानक से उनके पास माननीय के पास डेटा आ जाता है और एक अगस्त को अभी 7 जजों की बेंच कहती है कि साहब ये SC/ST होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, कुछ लोग बहुत बढ़ गए हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हैं, ना जाति जनगणना है, ना रिप्रेजेंटेशन का कोई हमारा डेटा है। फिर भी माननीय कह रहे हैं कि हमें लगता है ये होमोजेनियस ग्रुप नहीं। अब इनमें सब डिवीजन करो। अब यहाँ पर एक कहानी सुनिए, मनोवाल से ली कहानी है। दुनिया के इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे अच्छे एक योद्धा हुए मनुवादी के अनुसार, जिनका नाम है अर्जुन। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। तो जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि एक धनुर्धर ऐसा है एक कवि जो मेरे अर्जुन से बहुत आगे, तो उन्होंने एक कवि का पूछा था। आज के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन है मनुवादी, द्रोणाचार्य है माननीय और एक कवि है। ये अमेंडमेंट करके आपका अंगूठा काटा जा रहा है। आप जो हमारे समाज में मूल निवासी समाज में सक्षम है, उनका अंगूठा काटा जाए। अंगूठा काट करके क्या करेंगे साहब? आजादी के बाद आपने कहा रिजर्वेशन को कैसे खत्म किया? नो एप्लीकेंट अपियर, शिक्षा नीति 1960-70 तक माननीय शिक्षा नीति। उसके बाद कोई आया तो उससे कहते हैं एलिजिबल नहीं थे, नो कैंडिडेट एलिजिबल। अब जब एलिजिबल कैंडिडेट की आने लगे, उन्होंने कहा कि अब सूटेबल एलिजिबल है, डिग्री है लेकिन सूटेबल नहीं, एनएफएस नॉन फॉर्म सूटेबल। फिर इन्होंने और सोचा, अब भैया आप सूटेबल भी आने लगे, क्वालिटी भी लगे, अब एक काम करो सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में करो। कॉन्ट्रैक्ट में बिना रिजर्वेशन के भर्तियां की गई। फिर हम लोग जाके हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन नहीं होगा, आप मनवादी और आगे जाएंगे। हमने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आज की तारीख में गवर्नमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट में जॉब की दे रही है, गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को बोलती है तुम इनकी भर्ती करो और फिर ये समूह गौ और भौतिक कर्मचारी सरकारी संस्थानों में काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि अभी भी हमें चैन नहीं आया, इतनी जल्दी कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा भेज दो, सब प्राइवेट कर दो। अब बिक गया तो हमें कुछ बताएं, हमने बेच दिया, हमने पैसे दे दिए, अब हमें कुछ सारी बैकलॉग में डाल दो। सन 2004 में, जिनको हम प्यार से अटल जी कहते हैं, अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम पर फिर न्यायपालिका के द्वारा योग्यता को वरीयता का कानून लाया गया, जिसमें समस्त उच्च श्रेणियों में रिजर्वेशन को खत्म किया गया है। जो 44 ज्वाइंट सेक्रेटरी की अभी सीधी भर्ती आई है वेटरन हिस्ट्री में, वो योग्यता को वरीयता बना करके उन्होंने साइड से डाल करके रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश दोबारा की। और कमी है सिर्फ क्रीमी लॉ की। और सबसे आखिरी में सबसे जरूरी, अगर कोई इन सबके बाद भी बाबा साहब के आशीर्वाद से अगर सरकारी नौकरी में आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसको इतना मेंटली हेल्प कर दो कि वो अपने समाज को रिप्रेजेंट करेगा। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, वो लोग शायद ये सोचते होंगे कि भैया मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, मेरा बेटा नहीं जाएगा, मुझे इस वर्गीकरण से क्या फर्क पड़ेगा। साहब, ये रिजर्वेशन की ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कल अगर हमारा मूल निवासी खाने में नहीं होगा, आपके साथ कुछ गलत होगा, आप खाने में जाओगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कल अगर आपकी मूल निवासी कोई डॉक्टर नहीं है, आप अस्पताल में जाएंगे, आपको कोई नहीं, आपको बेड मिलेगा। साहब, मैं देखता हूँ बेड मिलने में तक तो अपना मनोवादी एजेंडा लगा देते, ऑपरेशन की डेट आगे पीछे हो जाती है। जो मूल निवासी हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IIT एम्स में मूल निवासी बच्चों को जबरन दे दिया जाता है। 2015 या 16 का मामला है, जिसमें रीचेकिंग हुई थी और सारे मूल निवासी बच्चों को गलत दे पाया गया। ये एम्स की बात है। मैं GSM मेडिकल कॉलेज कानपुर से पढ़ा हूँ साहब, वहां पर मूल निवासी बच्चों का हॉस्टल अलग है, हमारी कैंटीन अलग है। मैं दिल्ली में मैंने एसआरसी की है, वहां पर मूल निवासी बच्चों का विंग अलग है, कैंटीन अलग है। ये इस लेवल पे अब हम आते हैं नहीं, संविधान को क्या करते 14 अप्रैल 2022। अब साहब तारीख पे ध्यान दें, बहुत बढ़िया। 14 अप्रैल अगले दिन, सॉरी 14 अगस्त अगले दिन 15 अगस्त है। 15 अगस्त नेशनलिस्ट भावना हमारे अंदर आ जाएगी। और 14 अगस्त को मनुवादी ने PM साहब के टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर रहे विवेक देववर्मन साहब का मिंट में आर्टिकल छपा था, अब हमारे देश को एक नए संविधान की जरूरत है। इस संविधान के हम सम्मान, संरक्षण, संवर्धन कर लगे हैं। देववर्मन साहब कहते हैं 15 अगस्त के दिन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी डाल करके आप संविधान को हमें नया संविधान। अनंत कुमार हेगड़े साहब कहते हैं आप हमें 2/3 मेजोरिटी दो, हम संविधान बदल देंगे। ये मनुवादी संघों का अल्टीमेट एजेंडा है, संविधान बदलना। दोबारा से इस देश में मनुस्मृति लाना, प्रथम दर्जे के नागरिक मनुवादी बनेंगे, द्वितीय दर्जे के नागरिक हम मूल निवासी। ये है, और वो बीच उन्होंने आपके दिमाग को ऑलरेडी बोया हुआ है। दूसरा एक महान आदमी है, मैं उनका नाम देने लायक नहीं है, वो कहते हैं कि साहब हम इस देश से संविधान हटा देंगे, देश की सेना को खत्म कर देंगे और देश में सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देंगे। महाराज है नाम नहीं लेते, माननीय तुरंत लग जाते हैं। जब संविधान को खत्म करने की बात होती है तो माननीय को है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की बात होती है माननीय तुरंत लग जाए और उनको अरेस्ट किया गया। तो ये है समस्या है। तो आप देखिए डॉक्टर आपने कंडीशन बता दी, बीमारी तो हमें कुछ पता है, इसका इलाज बताओ। तो बस आखिरी 2 मिनट में इलाज बताऊंगा आपको। साहब इलाज मैं नहीं बताऊंगा, इलाज इस दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डॉक्टर आगे जा चुका है। शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। मैंने के हिसाब से कहा था कि साहब उसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात करूंगा। पिछले 2 महीने से मैं के साथ साहब मतलब रोज रात को 10 बजे पहुंचे। शुरू में मेरे वाइफ मेरे से लड़ती थी, तो बाद में छोड़ देती, अब क्या बोलते हैं
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।